सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छी चल रही होगी आपकी प्रिपरेशन। आप लोग भी अच्छे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। देखिए, एग्जाम जैसे जैसे पास में आ रही है, आपको एनजाइटी हो रही होगी, है ना, हेजिटेशन हो रहा होगा और बहुत प्रेशर बन रहा होगा माइंड के ऊपर। मैं पुनः कहना चाहूंगी, बिल्कुल आप सब चीजों को भूल जाएं। पढ़ाई पर बिल्कुल प्रेशर लेस पढ़ाई करें आप। दबाव से मुक्त पढ़ाई करें आप। देखो, जो होना है वो होके रहेगा। जितना पढ़ लिया आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब प्रेशर लोगे, हेडेक होगा, कोई मतलब नहीं है बेटा। बिल्कुल शांति से पढ़ें। थोड़ा लाइट वेटेड भोजन करें, है ना, ध्यान रखें अपने हेल्थ का। ये बहुत जरूरी है। थोड़ा सा सुबह उठकर आप क्या करें, अपने आप ध्यान लगाएं, योग करें 15 से 20 मिनट, है ना। इससे क्या रहेगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन वो भी अच्छा चलेगा, मन भी शांत रहेगा। और सब पढ़ा है आपने, पेपर इजी आएगा। 15th को जो है सीबीएसई वालों का इंग्लिश का पेपर है, उन्हें भी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करें वो, है ना। लैंग्वेज में ज्यादा कुछ इश्यूज नहीं होते हैं, है ना। लैंग्वेज का पेपर है और आप अच्छे से बना लेंगे। बहुत ज्यादा वेटेज उसका आप देखें, जो है एक अनसिंग पैसेज टाइप का आता है, पोयम आती है जिसमें जिसको पढ़ के आपको आंसर्स लगाने होते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, मतलब ऐसा लोड नहीं लेना। ये जो समय चल रहा है ना बेटा, अगर आपको कोई कुछ बोलता है घर में, स्कूल में, फ्रेंड सर्कल में, अपने नेबर्स, कोई आपको कुछ बोल रहा है, तो टेक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड रिलैक्स। एक लंबी सांस लें और बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में रहें। बिल्कुल इग्नोर कीजिए, लोड मत लीजिए। पेपर सबका बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, आइए आते हैं अपन मेन मुद्दे पर। बार बार कर रही हूँ, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए स्लाइड्स बनाई हैं, क्वेश्चंस निकाले हैं, और आज से मैं कुछ और नया तरीका भी लाई हूँ। अब इसी बेस पे अपन पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज है और बहुत इजी आप लोगों को लगेगा। ठीक है, तो जो तरीका है वो मैं बताने वाली हूँ। उसके पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो एग्जाम वाला चैनल है, एग्जाम वाला विथ योगिता मुखाती, इसका एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, सेम इसी नाम से। आप उसे ज्वाइन करें। उसमें सभी तरह के मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सेंड कर रही हूँ। देखो, कोई चीज फ्री में मिलती है ना, तो उसकी कद्र नहीं रहती है। अभी आपको जो क्लासेस है ये फ्री में मिल रही है। बहुत जल्दी अब हम जो अप्रैल मई से सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, वो पेबल रहेगा। तो अभी आप इसका आनंद ले लें, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, हर चीज को कवर कराया जा रहा है। तो आप देख लें, इनमें क्वेश्चन आएंगे, इसमें से ही आएंगे। क्योंकि मैं ऐसा थोड़ी ना हूँ कि खुर हो जाऊंगी। मेरी जो वेबसाइट है आप उसको डालेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो उसमें तो मेरे कोचिंग तक का एड्रेस दिया है। तो आप तो घर तक आ जाइएगा। यू मोस्ट वेलकम, है ना। तो आप थोड़ा सा फेथ बना के रखें। और फेथ ना भी बनाए तो 30 से 40 मिनट का वीडियो होता है, आप इसे देख लें। क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका हर हाल में क्या हो, भला हो, आप हर हाल में जीते। ठीक है, तो आप इसको लाइक कर दें सबसे पहले तो, है ना, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। इसके पहले वाला वीडियो आपने बहुत शेयर किया, ये मैं जानती हूँ। आप इसे लाइक भी करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी करें, है ना। और कुछ कमी लगती है तो वो भी लिखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, सीरीज का नाम है नि, निर्वाण सीरीज। इससे बाहर कुछ नहीं। ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा है कि मैंने बहुत मेहनत से पेपर बनाए हैं, क्वेश्चन छाटे हैं। ये मॉडल पेपर चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा था, मैं 3 वीडियो में इसे समाप्त कर दूंगी। आज सेकेंड वीडियो है और इसके बाद थर्ड वीडियो आएगा। थर्ड वीडियो में अब मैं आपको सिर्फ की पॉइंट बताऊंगी, है ना। की पॉइंट कैसे होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा, मनरेगा, है ना। मनरेगा, इसका नाम चेंज करके एमजी कर दिया, मतलब महात्मा गांधी नरेगा कर दिया है इसको। ठीक है, तो मैं इसको मनरेगा ही पढ़ूंगी। ठीक, ये मैंने बनाया है, बहुत अच्छा है। सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा। चाहिए क्या, सिर्फ आपका कंसंट्रेशन। पेपर ये मॉडल पेपर है जिसके अंतर्गत मैं आपको जो है ये पढ़ा चुकी थी। क्या चीज पढ़ा चुकी थी, इसके मैं सारे एमसीक्यूज आपको करा चुकी थी, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करा चुकी थी, है ना। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो बहुत सारी चीजें मैं आपको करा चुकी थी, बता रही हूँ मैं आपको। हाँ, फिर वन वर्ड्स आपको मैंने करा दिए थे। ये बहुत सारी चीजें
इसके जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैं करा चुकी थी। ठीक, आज हम वहां से पढ़ेंगे जहां से हमने छोड़ा था। ठीक है, उसके पहले ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है और बोर्ड का एक अच्छा क्वेश्चन भी रहा है और क्वेश्चन अपने आप में वैल्यू रखता है। इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। देखो, अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आपको मनरेगा याद नहीं हो रहा, तो आप 2 मिनट में इसको याद कर लेंगे। बस बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, पहली बात तो वो पूछेगा कि मनरेगा क्या है या मनरेगा इस स्कीम क्या है। तो सबसे पहले आप बताएं कि ये कब एप्लीकेबल है। 2005 में। ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे 2005 में, बिल्कुल की पॉइंट लिखें। और मैंने बहुत सारे लिखे हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन की डिमांड है, 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है ना। तो मनरेगा 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद इसका फुल फॉर्म लिखिए। अगर देखो आपको याद नहीं हो रहा है ना, तो आप ऐसे ही लिखो डायरेक्ट। आप हेडिंग बना के लिखो कि फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या है। ये आपको पता ही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। महात्मा गांधी का अधिनियम है, पूरा नाम है इसका। ये रूरल क्षेत्रों में अप्लाई किया गया है 2005 से। इसे क्या किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है ना। द एक्ट गिव्स लीगल लीगल गारंटी, आप ध्यान रख लें। 100 दिनों का इसमें क्या मिलता है, मजदूरी वर्क मिलता है ना। वेजेस एम्प्लॉयमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 1 साल के लिए। एडल्ट मेंबर ऑफ अ रूरल हाउस होल्ड हु डिमांड एम्प्लॉयमेंट एंड आर विलिंग टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। अब अनस्किल्ड वर्क क्या होता है, देखो मैं समझाती हूँ। जैसे टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गए, ये सब स्किल्ड प्रोफाइल है ना, जिसके लिए किसी ने कुछ डिग्री को हासिल किया हो। अनस्किल्ड, खेतों में मजदूर जो काम कर रहे हैं, जो अदर मजदूर है, इनके पास मान लो कोई स्किल नहीं है, तो वो अनस्किल्ड मजदूर कैटेगरी के लोग, इतना आप समझ लें। तो इन अनस्किल्ड लोगों को 100 डेज तक क्या देना है, आपको मतलब एम्प्लॉयमेंट देना है, काम देना है। अगर आप किसी स्थिति में काम नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको उसका क्या देना है, वेतन भत्ते आपको देना है उसके, अगर आप काम नहीं दे पा रहे हैं तो। इसको इम्प्लीमेंट कराने का, लागू कराने का काम पंचायतों का है। देखो, जो अच्छा लग रहा है आप उसको लिख सकते हैं, है ना। मैंने हिंदी में भी लिखा है। इस अधिनियम में ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के लिए, 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी है। आप ब्लेम भी कर सकते हैं, है ना, लड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये कानूनी गारंटी है। रोजगार की मांग करते हैं और अकुशल मतलब अनस्किल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक होते हैं, उन्हें आपको ये वर्क देना है। एक परिवार में से एक को आपको ये वर्क देना है। शॉर्ट में भी लिखा है, आनंद आएंगे आपको, बने रहे। फिर इसके बेनिफिशियरी मतलब लाभकारी कौन कौन लोग, इसका लाभ कौन से लोग ले सकते हैं, है ना। तो आप ऐसा पॉइंट डाल दो, आपको याद नहीं हो रहा है तो लिख दो। रूरल अनस्किल्ड पुअर पीपल्स, ग्रामीण अकुशल गरीब लोग, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, लाभ क्या क्या है। देखो, एक तो 100 डेज का गारंटीड है, पेड वर्क है, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक वर्ष में आपको 100 दिन के लिए क्या देना है, रोजगार देना है। एक वित्तीय वर्ष के भीतर 100 दिनों की गारंटीकृत भुगतान कार्य है। एम्प्लॉयमेंट इज टू बी प्रोवाइडेड विद इन 5 किलोमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए कि मनरेगा के अंतर्गत जो अनस्किल्ड मजदूर है, उनको आप घर से कितने दूर ज्यादा से ज्यादा वर्क दे सकते हैं। तो ये आप सिर्फ 5 किलोमीटर तक दे सकते हैं। ठीक है, देखो पढ़ो। यदि आवेदन करने के ये यहाँ पे लिखा है, आवेदक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर के भीतर क्या दिया जाएगा, रोजगार। क्योंकि मान लो 30 किलोमीटर पे दे रहे हो, तो बेचारा आने जाने में टाइम वेस्ट, उसके बाद उसका खर्चा लग जाएगा इतना आने जाने का, तो कमाएगा क्या। इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 1 वर्ड में आ जाए, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, या हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए।
15 दिन के अंदर ऑफ अप्लाइंग एप्लीकेंट्स आर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब कि अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई कर दिया, उसके विद इन 15 डेज आपको अगर कार्य नहीं दिया जाता तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम प्रदान नहीं किया जाता तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ते के हकदार है, उन्हें देने ही है। इट प्रोवाइडेड्स अ लीगल गारंटी, है ना। बहुत सारी चीजें आपने इसमें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ ली? एक तो फुल फॉर्म, कब इसका क्या हुआ, इसको अप्लाई किया गया। देन उसके बाद आपने क्या पढ़ लिया, ये लीगल है, कितने किलोमीटर की दूरी पे मिलता है, एक परिवार में कितने को मिलता है, रूरल है कि आपका शहरी है, अर्बन है ना। ये सब चीजें अब आप इतने सारे पॉइंट्स आप पॉइंट्स में लिखिए, खट 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 पॉइंट्स लिखिए, आपको नंबर मिलेंगे। एक इसका मैंने फ्लो चार्ट भी बनाया है, आप इस फ्लो चार्ट को देखिए, बहुत अच्छा है। अगर याद नहीं हो रहा है ना बेटा, तो सबसे अच्छा तरीका मैं ये समझती हूँ, सबसे बेस्ट तरीका है इस चीज का। अगर आपको कोई सी चीज याद नहीं हो रही है, समझ लो आपको क्या याद नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सा नेशनल मूवमेंट याद नहीं हो रहा, तो आप क्या करें, एक ऐसा बॉक्स बनाए, जस्ट वेट यार। आप क्या करें, एक ऐसा बॉक्स बनाए जैसा बीच में बनाया ना, एक ऐसा बॉक्स बना लीजिए। उसके अंदर जो भी स्कीम के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो लिख दीजिए। उसके बाद आप उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए। ऐसे नोट्स को भी रेडी किया जा सकता है। जो याद कर रहे हैं, एक गोला बनाए, उसके अंदर कोई सा अधिनियम है, मान लो आपने मनरेगा की करा, या मनरेगा ही है तो ये पढ़ लेते हैं अपन। ये लिख दिया अपन ने क्या, मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नरेगा, एमजी नरेगा, ठीक है। फीचर्स ऑफ एमजी नरेगा 2005। अब इसमें कितने अच्छे से लिखा हुआ है बेटा। पहला लिखा है पेमेंट्स विद इन 15 डेज, वेजेस जेंडर प्रायोरिटी, वर्क विद इन 5 किलोमीटर्स। उसके बाद आप देख सकते हैं डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, है ना। उसके बाद एप्लीके एप्लीकेबल टू ऑल डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट्स पर क्या है, एप्लीकेबल्स है। वन मोर थिंग कि 1/3, मतलब 1/3 जॉब किसके लिए रिजर्व है, वुमेन्स के लिए। अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 33%, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन, पंचायती राज के द्वारा ये क्या होगा, एप्लीकेबल होगा 100 डेज ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट। कितना अच्छी चीज है, बहुत अच्छे से आपको याद हो गया, कुछ भी मशक्कत नहीं करनी पड़ी। कल से आपको इसी स्लाइड के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ऐसे ही नोट्स आपको दिए जाएंगे, है ना। ये बहुत अच्छी चीज है, मुझे लगता है आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गई होगी। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि मनरेगा के बारे में कुछ पढ़ना है, फुल फॉर्म याद होगा, है ना। एक एक में आप बता सकते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, याद हो गया। फिर से पढ़ लो, देखो ये तो पता ही है, महात्मा गांधी जी हमारे, फिर नेशनल, फिर रूरल, फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर गारंटी, फिर एक्ट 2005। मुझे नहीं लगता कि अब आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम आगे की ओर। एक साइमन कमीशन है, इसकी भी स्लाइड में रेडी कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कल इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन इसको पढ़ने से पहले, मतलब मैं पढ़ाऊं उसके पहले आपको पढ़ना होगा, ठीक। इसके बारे में कल मैं आपको बताऊंगी। चलिए अब अपन चलते हैं, काफी कुछ मैंने पढ़ा दिया था। बताइए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, कब हुई, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973। पता होना चाहिए बेटा, ये पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। नेपोलियन ने इटली पर कब आक्रमण किया, 1797। सब कुछ करा चुकी हूँ ये मैं आपको, और आपको पता होना चाहिए। इज ट्रू कि कोलकाता इज द सी पोर्ट, क्या ये सत्य है, तो हाँ बिल्कुल सत्य है ना बेटा। पढ़ो यार बेटा, यार आप लोग पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहे हो, मतलब मजे वाली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आनंद नहीं आ रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार नहीं बोलूंगी कि इम्पोर्टेंट है। सीरीज में है, निर्वाण सीरीज में है, निर्वाण दिलाएगी आपको 10th से, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पढ़ा चुकी थी मैं आपको, माइग्रेशन वाला, वन वर्ड वाला था।
अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर दें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कर दो। चलिए, राइट टू इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होती क्या है? सबको अपने अपने लेवल से पता होगा। देखो, तीन तरह के सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर, जो बोल रही हूँ एक एक ब्रह्मास्त्र बोल रही हूँ, दिमाग में बिठा लेना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेक्टर। वन इज दैट प्राइमरी, सेकंड इज दैट सेकेंडरी एंड थर्ड इज दैट टर्शरी, है ना। बहुत सारे लोग टर्टरी भी बोलते हैं। टर्शरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक सेक्टर वो होते हैं जहां से डायरेक्टली जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो गया। सेकेंडरी वो होते हैं जब हम उसमें छेड़खान करते हैं। जैसे हमें दूध मिला, हमने दूध से क्या बना दिया, पनीर बना दिया। जब वो पनीर बना और जहां पर वो पनीर बना उसी को हम क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। या फिर हमने मान लो कॉटन लिया, तो रुई ली और रुई को हमने किसी कपड़े में, है ना, किसी में चेंज कर दिया। जहां पर चेंज कर रहे हैं वही आपका मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक, ये समझ में आ गया। गेहूं लिया, गेहूं का आटा बना दिया, है ना। मैन्युफैक्चरिंग एक लो लेवल पर भी होता है, एक हाई लेवल पर भी होता है ना। ये हो गया। अब आती है बारी टर्शरी सेक्टर की। अब जहां हम सेवा दे रहे हैं, जैसे ये सामान रेडी हो गया, अब कहीं पहुंचाना है, तो पहुंचाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, परिवहन की, है ना। ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता हमें होगी। वी मस्ट नीड टू ट्रांसपोर्ट। तो वो क्या हो गए, टर्सरी। जितनी भी सेवाएं होती है वो सब टर्सरी सेक्टर में आती है। मुझे लगता है तीनों आपको क्लियर हो गए। नहीं हुए तो मैसेज कर सकते हैं आप। मैसेज अनकलन नहीं करना है, काम के ही करना है, अन्यथा अच्छा नहीं है बेटा। चलिए, तो राइट टू इम्पोर्टेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दो इम्पोर्टेंस बताना है। आप अपने दिमाग लगाओ कि इसमें क्या लिख सकते हैं। रटो मत, क्या लिख सकते हैं सोचो आप। एक तो ये सोचो कि जब किसान ने कुछ चीज तोड़ी, है ना, जैसे गेहूं को काटा, जो भी है, उसके बाद आटा बनेगा। तो आटे बनाने के लिए एम्प्लॉय चाहिए फैक्ट्री में। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है ना। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये चीजों को क्या कर रहा है, मॉडर्न कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है ना। चीजें क्या होती हैं, जैसे पहले क्या होता था कि गेहूं से आटा बन गया तो हमने रोटी बना ली, दैट्स इट। अब हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, मैगीज देखते हैं, नूडल्स देखते हैं, तो क्या कर रहा है, इसको मॉडर्न करना कहते हैं ना, मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है। तो यही इसमें लिखा हुआ है बेटा, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है, ये चीज इसमें लिखी हुई है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हेल्प्ड द नेशनल इकोनॉमी थ्रू द फ्लोइंग। आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो नेशनल इकोनॉमी है, जो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, उसको क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। तो आप पहला पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से तो लिख दीजिए कि टू टू इम्पोर्टेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर फ्लोइंग। पहला पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि नेशनल इकोनॉमी को क्या कर रही है, राष्ट्रीय आय को बढ़ा रही है। जितना उत्पादन उतनी सेल उतना पैसा, तो क्या होगा, बढ़ेगी ही। सेकंड है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प मॉडर्न, किसी चीज मैंने बताया ना, मॉडर्न एग्रीकल्चर, बट आल्सो रिड्यूस द हैवी dependence of people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sector। सारे सेक्टर का विवरण आपको एक पॉइंट में करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बिकम हेल्दी एज वेल, है ना। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? देखिए, जो इंग्लिश में पढ़ा वही हिंदी में लिखा है कि उद्योगों की विकास ने निम्नलिखित माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मदद की है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव किया, बढ़ाया है। पहला पढ़ सकते हैं, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग उद्योग न केवल कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करते हैं। क्यों, यहाँ पे ऐसा क्यों कहा है? देखो, जो कच्चा उत्पाद आ रहा है उसको तरह तरह में डिवाइड कर रहे हैं ना। जैसे दूध से पनीर बना रहे हैं, आजकल कितनी सारी चीजें अपन खा रहे हैं, श्रीखंड खा रहे हैं, रस मलाई खा रहे हैं।
सिर्फ किससे? तो क्या कर रहा है उसको? आधुनिकीकरण कर रहा है ना। बल्कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार प्रदान करके कृषि आय पर लोगों की भारी निर्भरता को क्या करते हैं? कम करते हैं। उसके बाद रोजगार के साधन बढ़ते हैं और मानव संसाधन भी क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं। यही मैंने आपको बताया है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, राइट टू इल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कोई आपको दो इल इफेक्ट्स मतलब दुष्ट परिणाम लिखने हैं, है ना? ये वायु प्रदूषण के दो दुष्ट प्रभाव आपको लिखने हैं। अब क्यों सोचने के लिए जाए हम? अब क्यों रटन लगाए हम? आप सोचो, वायु प्रदूषण से क्या क्या हो सकता है? सबसे अच्छा उदाहरण आप लिखो, इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग को जो विश्वीय तापक्रम है उसको क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। उसके बाद अगर वायु प्रदूषण हुआ तो कैंसर जैसी हमें क्या हो रही है? भयंकर बीमारियां हो रही है, हमें हेलिंग प्रॉब्लम हो रही है, स्वास्थ्य से संबंधित क्या हो रही है, कुल मिला के हेल्थ इश्यूज क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ये चीज हमें इसमें लिखनी है। हर चीज को रटो मत तोते की तरह। हाँ, कोई जरूरत नहीं है ना? समझो, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ। इससे आप सहमत होंगे, इसमें मुझे ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे ज्यादा ज्ञान देना होगा। पढ़ सकते हैं, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मानव जीवन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। धूल जैसे हानिकारक जहरीले तत्व हवा को प्रदूषित करते हैं और हमारे लिए हमारे जीवन को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए समझ के समझो, ये लिखा है उसको मत समझो। ये तो आपकी कॉपी में भी मिल जाएगा, गाइड्स में भी मिल जाएगा, नोट्स में भी मिल जाएगा, बुक में भी मिल जाएगा, सब दूर मिल जाएगा। लेकिन क्या नहीं मिलेगा? जो मैं समझा रही हूँ वो, है ना? तो समझ लो इसको। वाई रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन रेल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ आंसर रखते हैं, जो कि टोटली 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 रॉन्ग तरीका है। आपको प्रश्न की डिमांड को समझना है। ठीक है, कोई बच्चा रो रहा है, वो बोल रहा है मुझे पॉपिंस खानी। पॉपिंस आती थी ना, छोटी छोटी चॉकलेट्स रहती थी। पॉपिंस खा रहा है, पॉपिंस बोला उसने। अब मान लो कोई ग्रामीण क्षेत्र का पेरेंट्स है या सिटी का पेरेंट्स है जो पॉपिंस से परिचित नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति ने बोला कि आपका बच्चा रो रहा है। बोले काय के लिए? कि पॉपिंस के लिए। क्या होती है पॉपिंस? उनने बोला चॉकलेट होती है। कि अच्छा, चॉकलेट के लिए रो रहा है। वो दुकान पे गए भाई साहब, अपने बच्चे के लिए चॉकलेट लेके आ गए। अब मान लो चॉकलेट वो डेयरी मिल्क लेके आ गए। जैसे ही बच्चों को डेयरी मिल्क दी, क्या वो चुप होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो रो रो किस लिए रहा है? पॉपिंस चॉकलेट के लिए, है ना? तो हमने वहां पर उस बच्चे की डिमांड को नहीं समझा, तो क्या वो रोना बंद होगा? नहीं होगा। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझ रहे हैं, आप कितना भी अच्छा आंसर्स लिखे, नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर कतई नहीं मिलेंगे, क्योंकि टीचर जो कॉपी चेक कर रहा है वो बेवकूफ नहीं है। वो नंबर दे दे, कभी उसकी दिलेरी है। लेकिन अगर कोई सही बात तो ये है कि नंबर नहीं देना चाहिए। लेकिन होता है ना एक थोड़ा सा कि ठीक है बच्चे ने लिखा है, वो ठीक में नंबर अच्छे नहीं मिलते और परसेंटेज भी अच्छे नहीं मिलते, और आए मौके आपको 0 नंबर भी मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि वो पूछ रहा है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। अगर सड़क परिवहन की हम बात करें तो वो एक तो समय भी ज्यादा लेता है ना? ट्रेन जो होती है कम समय में पहुंचाती है। सड़क परिवहन रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें वो एक्सपेंसिव भी होता है कंपेयर टू ट्रेन ट्रांसपोर्ट जो आपका चल रहा है ना, ट्रेन से परिवहन कर रहे हैं। फिर भी सड़क का जो ट्रांसपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो उसके बहुत सारे रीजन हैं। रीजन आप सोचो मन में, फिर हम सोच के आपको बताते हैं। जैसे कि कहीं पर भूस्खलनयां ऐसी होती हैं, है ना? कि मतलब जो लैंड का शेप ऐसा है जहां पर ट्रेन के लिए पटरियों की आवश्यकता होती है, उसको नहीं बना सकते।
ठीक है ना? कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो तुरंत पहुँचानी होती है ना? अगर मान लो कोई बस में या लोडिंग गाड़ी में भर के कोई सब्जी गई, अब उसको सुबह मंडी में पहुँचाना है, तो ट्रेन के तो स्टॉप होते हैं, ये डायरेक्ट चलती है। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो हमारा सड़क ट्रांसपोर्ट है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कंपेयर टू रेल ट्रांसपोर्ट से। पढ़ते हैं अपन। ऑल्थो रोड ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेंसिव। पहली लाइन यही लिखी है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो क्या है? एक्सपेंसिव है ना? ये लिखा है। बट इज मोर इम्पोर्टेंट, रोड ट्रांसपोर्ट लिंक्स द रूरल एरियाज टू बिग सिटीज, है ना? छोटे शहरों से बड़े शहरों तक जाने के लिए, जैसे एक मान लो जिला, मैं खुद गांव में रहती हूँ, मेरे गांव का नाम खरसोद खुर्द है। अब मान लो कि मुझे यहाँ से कुछ सामान पहुंचाना है, तो मुझे ट्रेन तक जाने के लिए या तो मैं तहसील लेवल पे जाऊं या मैं जिला लेवल पे जाऊं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि रूरल एरियाज टू बिग सिटीज एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स, रेलवे कैन नॉट ट्रेवर्स माउंटेन्स, मिनरल प्रोडक्टिंग एरिया एंड जो आपकी टोपोग्राफी है ना, लैंडिंग की, रोड्स आर डेवलप देयर, वहां हम नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपको बताया, ट्रांसपोर्ट गुड्स route फ्रॉम ट्रेन टू देयर डिस्टेंस एंड इवन टू पीस ऑफ डिस्टेंस, रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर यूजफुल। इस ट्रांसपोर्ट जो आपकी ट्रांसपोर्टिंग है, एग्स, मीट, मिल्क, फ्रूट, ये जो वेजिटेबल्स है, ये बता रहा है कि इसके लिए भी जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसी का हम यूज कर सकते हैं। कुछ भी हलवा नहीं है क्वेश्चन, मतलब इतना टफ नहीं है क्वेश्चन जो हमें समझ में ना आए। वही हिंदी में लिखा है कि सड़क परिवहन महंगा है, क्योंकि सड़क परिवहन महंगा है लेकिन अधिक महत्वपूर्ण है। सड़क परिवहन ग्रामीण क्षेत्रों को बड़े शहरों और औद्योगिक केंद्रों से जोड़ता है ना? अब क्योंकि मतलब कहने का कुल मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अंदर ट्रेन तो नहीं आएगी, जो इंटरनल गांव है वहां तो ट्रेन की सुविधा नहीं है। तो इसीलिए जो है सड़क है वहां पर, तो सड़क की सुविधा तो है। रेलवे पहाड़ों, खनिज उत्पादक क्षेत्रों, है ना, लहरदार स्थलाकृतियाँ होती है ना, लहरदार, कुछ इस तरीके से। मान लो ऐसी स्थल है, तो यहाँ ट्रेन कैसे बनाएंगे? ऐसे थोड़ी ना बना सकते। तो यहाँ सड़क बनी हुई है तो भैया सड़क का यूज करो। इस प्रकार से यही चीजें हैं। सड़क परिवहन अंडे, मांस, दूध, फल, सब्जियां आदि को परिवहन में अधिक उपयोगी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे डील करना मैं आपको बताती हूँ। बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं कि अटल टनल, है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, कहीं पर भी पूछ सकता है, छोटा सा है इसलिए। अब ये क्वेश्चन मान लो 2 मार्क्स में पूछ लिया और 3 मार्क्स में पूछ लिया मान लीजिए, तो आपके पास लिखने के लिए तो इतना सही है। अब 3 मार्क्स अगर पूरे पूरे चाहिए, तो आप पहला पॉइंट डालिए कि सबसे पहले तो कौन सी है वो? अटल टनल है। दूसरे पॉइंट में लिखिए कि इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। ठीक है। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि इसको किसके द्वारा बिल्ड बिल्ड किया गया है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। चौथा आप लिख सकते हैं कि ये इंडिया के कौन से एरिया में है? नॉर्थ एरिया में है। ठीक है, ये दो पासेस को भी जोड़ती है, दो दर्रों को भी जोड़ती है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक, इतने सारे जब आप पॉइंट लिख देंगे, 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपको 3 नंबर देगा। लेकिन जब आप उसको इस तरीके से लिखेंगे कि अटल सुरंग, दैट्स इट, कुछ भी मतलब नंबर काटने के चांस है। तो हमारी टेंडेंसी हिस्ट्री में नंबर कम आने के कारण ही ये है कि हम परीक्षा अध्ययन रट लेंगे, या हम कोई सी गाइड रट लेंगे, या हम ओसवाल के सैंपल नहीं। हिस्ट्री में थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है, एक्स्ट्रा चीजें लिखनी पड़ती है जो बुक में भी दी हुई है। हम सिर्फ रटते हैं ना, यही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम दूर करो आप लोग। ठीक है, इसको ऐसे डील करना है आपको। ठीक, अब पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन को कि विश्व की सबसे लंबी टनल कौन सी है? नेम द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अटल टनल है, 9.02 किलोमीटर की है।
इट्स built बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में पढ़ाने की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज्ड, राइट। और में है हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो हवाई परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है वो 1953 में किया गया है ना। 1953 में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण, इसको नेशनलाइज किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सिल्क रूट वाला क्वेश्चन लास्ट में लेंगे अपन। चलिए जस्ट वेट, मैं बताती हूँ कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये फिशिंग सेंटर वाला एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फिशिंग सेंटर लंदन को क्यों कहा जाता है? वाई वॉज लंदन नोन एज द फिशिंग सेंटर? तो बेटा इसमें जो मर्चेंट क्लॉथियर थे इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्या करते थे, परचेस किया स्टेपलर एंड कैरी टू द स्पाइनर्स, है ना। ये सब लिखे हुए हैं। इनको खरीदने के बाद जो ये मेन था लंदन, यहाँ पर इन चीजों की फिशिंग की जाती थी। आपको इन सब चीजों के नाम लिखने हैं, क्या क्या है, स्टेपलर है, कैरी टू स्पाइनर्स है, यार्न है, ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, कुल मिला के मुद्दे की बात ये, देखो टाइम वेस्ट करना मेरा मकसद नहीं है। इन सबको इस इलाके में क्या किया जाता था, फिनिशिंग किया जाता था, फिशिंग नहीं है, सॉरी फिनिशिंग है, फिनिशिंग किया जाता था, इसीलिए इसको फिनिशिंग सेंटर कहा जाता है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कोई लेंदी होता नहीं है, क्वेश्चन को लेंदी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इंजॉय कर करके पढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डिमांड फॉर लेबर फ्लक्चुएटेड ऑन अ सीजनल बेसिस इन द मैनी इंडस्ट्रीज? कई उद्योगों में मौसमी आधार पर श्रम की मांग में उतार चढ़ाव क्यों होता है? देखो, उतार चढ़ाव डिमांड करती है, मतलब डिमांड पे डिपेंड है कि मौसमी बेरोजगारी, मतलब जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ, खेतों में मजदूर काम करते हैं, मौसमी बेरोजगारी है, कभी मजदूरों की बहुत डिमांड होती है ना। मान लो कोई मजदूर एक दिन का 100 रुपए ले रहा है, तो वो डिमांड के कारण 400 तक पहुंच जाता है। आ रही है बात समझ में? वहीं अगर आप लोग देखें तो, अगर जैसे ही बोल रहा है कि उतार चढ़ाव क्यों है, तो वहीं अगर हम देखें तो एक समय में काम कर रहे मजदूर, फिर कहीं डिमांड हुई, अब खेतों में काम की डिमांड हुई, तो वो क्या करेंगे, माइग्रेट हो जाएंगे, वहां पैसा ज्यादा मिल रहा है। यही चीज आपको इसमें लिखनी है। कई उद्योगों में मौसमी आधार पर श्रम की मांग में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन क्यों है ना। तो अपन इसका आंसर लिखेंगे, इन द मिड 19th century the abundance of labor in the market affected the lives of worker in the flowing। इसके कुछ कारण हैं जो प्रभावित करते हैं। As news of possible job spread in the countryside, hundreds of people trampled on the cities. The actual possibility of getting a job depended on exiting networks of friendship and kindship। मतलब कि ग्रामीण इलाकों में संभावित नौकरियों की खबर के रूप में सैकड़ों लोगों ने शहरों को क्या करा, रोन दिया। और नौकरी पाने की वास्तविक संभावना क्या होती है, दोस्ती होती है ना। ये तो आपको पता है। मौजूदा नेटवर्क है, कोई टेलीग्राम पे डाल रहा है कि जॉब की आवश्यकता है, इसलिए क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है। कोई सैलरी की वजह से आ जाता है, कोई रिश्तेदारी की वजह से जॉब को लीव कर देता है। ये रीजन आपको इसमें लिखना है, फ्लक्चुएशन क्यों है ये आपको लिखना है। चलिए सेकेंड पॉइंट है इसका, मेनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट वीक्स स्पेंडिंग नाइट्स अंडर ब्रिज। और देखो इसके बहुत सारे रीजन इसमें हमने लिखे हुए हैं कि कई नौकरी चाहने वाले लोगों को क्या करना पड़ता है, पुलों के नीचे या रेन बसेरों में रात बिताने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। इसलिए क्या होती है, फ्लक्चुएशन होता है। 6-7 दिन तो रात बिता के वो चले जाते हैं नौकरी करने के लिए। मतलब बैठ गए कहीं, जैसे फ्रेंड के रूम पर रह गए या पुल के नीचे सो गए, बहुत हालत खराब है, तो रह गए। अब क्या करेगा, अगर उसको मिल ही नहीं रहा है रहने के लिए, तो फिर क्या करेगा, वो नौकरी छोड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या आएगा, फ्लक्चुएशन आएगा ही सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
इन विच कंट्रीज डिड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलप? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो जो अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना, ये नाम आपको याद रखना है, जापान एंड, देखो इसमें हिंदी में मैंने लिख रखा है चीन, जापान और ये कहाँ हुई थी, कोरिया में। तो ये तीनों नाम को याद रखना है। इट वाज हेड प्रिंटिंग फ्रॉम एडी 594 onwards, ये आपको याद रखना है। बुक इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रूबिंग पेपर अगेंस्ट द inked surface the wood blocks as both sides the thin, है ना, कुछ इसमें समझाने जैसा नहीं है। प्रोक्यूर शीट could not be printed the traditional China's according book, sorry, according, मैं वही बोल रही हूँ, according book was flooded and stitches at the side, वो पूरा लिखा हुआ है उसमें तरीका, ये इसमें भी लिखा हुआ है, चीन की किताबें लकड़ी की शाही, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये उस समय की क्या थी, एक ट्रेडिशनल चीज थी, है ना, पारंपरिकता वे में चली आ रही थी, यही सब चीजें इसमें लिखी हुई है। ठीक। हिंदी में सबसे पहले की तरह प्रिंट तकनीकी चीन, जापान, कोरिया, ये आपको याद रखना है, विकसित की गई, हाथ की छपाई थी। 594 ईस्वी के बाद चीन में किताबें क्या हुई, लकड़ी की शाई वाली सतह के खिलाफ कागज रगड़कर मुद्रित की जाती थी। चूंकि पतली झरझर शीट के दोनों किनारों को मुद्रित नहीं किया जा सकता था, इसलिए लकड़ी के तखत वाला होता था। ऑर्किड बुक को मोड़ दिया गया था और किनारों पर क्या कर दिया, सिल, मतलब सिल, सिल मतलब ऐसे सिल लगा के पैचेस जोड़ दिए गए। कुशल कारीगर उल्लेखनीय सटीकता के साथ सुलेख की सुंदरता की नकल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। अब इसके बाद कल मैं आपको बिल्कुल की पॉइंट्स में और बता दूंगी, वो ज्यादा इजी पड़ता है इससे, है ना। आज भी मैंने आपको सब समझाया है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, पेपर बिल्कुल फोड़ के आना है, धमाधम फोड़ के आना है। ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कीजिए। ठीक, कॉल नहीं, अगर रिसीव नहीं करती हूँ तो आप मैसेज कीजिए। ठीक। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। एक बार पुनः कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।